हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजित कुमार और आज हम बायोलॉजी पाठशाला में बायोलॉजी जो झारखंड का जो सेट मॉडल सैंपल पेपर जो सेट 2 है उसको सॉल्व करेंगे। जिसने भी सेट 1 सैंपल पेपर नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। बायोलॉजी का सैंपल पेपर 1, केमिस्ट्री का सैंपल पेपर 1 एंड 2 सॉल्व पेपर आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे सेट 2 बायोलॉजी का। पहला ग्रुप होगा ग्रुप ए, जिसमें क्या होगा 1 से 7 क्वेश्चन होंगे और उनमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि बायोप्रेसी क्या होता है। बायोप्रेसी क्या होता है? बायोप्रेसी एक ऐसा टेक्निक है, बायोप्रेसी क्या है कि बायोप्रेसी ऐसा काम है जो बिना गवर्नमेंट के टैक्स दिए हुए अगर हम करते हैं तो उसको बायोप्रेसी कहते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी काम जो गवर्नमेंट के बिना इजाज़त और टैक्स दिए किया जाए उसको बायोप्रेसी कहते हैं। तो क्या है? एक लीगल काम है। लीगल एप्रोप्रिएशन क्या है? लीगल एप्रोप्रिएशन ऑफ ए लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स को ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्यूमुलेट करने के लिए करते हैं, उसको हम बायोप्रेसी कहते हैं। तो फिर है बाय एल्गल बूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है? इसको भी अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो गांव में क्या होता है, एक तालाब होता है और उस तालाब में क्या होता है ना कि हरा हरा कलर का पानी हो जाता है। वाटर जो हरा हरा कलर का हो जाता है वो कुछ नहीं है, वह एक एल्गल ब्लूम है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम रैपिड बहुत तेज़ी से हर तरह का नाली का पानी वहाँ डाल दें और वो पानी बाहर ना निकले, अगर वो पानी बाहर ना निकले तो वो क्या हो जाएगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो जाएंगे और एक नया तरह का प्रजाति वहाँ बनने लगेगा। उसी को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो वही लिखा है कि रैपिड इंक्रीज इन एल्गल प्रोडक्शंस फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर में। मीन्स कि अगर तेज़ी से किसी ऑर्गेनिज्म में नया तरह का प्रजाति ग्रो होने लगता है या बढ़ने लगता है फ्रेश वाटर में या मेराइन समुद्री वाटर में, तो उसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तीसरा है कि आप बताइए AIRI का फुल फॉर्म क्या होता है? A स्टैंड फॉर इंडियन, A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रिसर्च, I फॉर इंस्टीट्यूशन। सिंपल क्वेश्चन था और ये आप देख सकते हैं कि हर सेट में, सेट 1 या सेट 2 में एक आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आपका फुल फॉर्म क्या है। अगर फर्स्ट सेट नहीं देखें तो उसमें एलिजा का फुल फॉर्म आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा। फिर यहाँ से पूछता है कि चौथा क्वेश्चन कि ब्लड पैरासाइट्स क्या होते हैं, ब्लड पैरासिटिज्म क्या होते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रह के उसका खून को चूसते हैं उसी को ब्लड पैरासिटिज्म बोलते हैं। कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड टेक द न्यूट्रिशन, इसी को ब्लड पैरासिटिज्म बोलते हैं। ठीक है, ब्रूड पैरासिटिज्म, सॉरी। तो व्हाट डू यू मीन बाय ए जूम कल्टिवेशंस? जूम कल्टिवेशंस क्या है? तो जूम कल्टिवेशंस इज ऑल्सो कॉल्ड रैश एंड बर्न्स एग्रीकल्चर फॉर्म बाय द क्रॉप ग्रोइंग इन द एक्टिविटी। बार बार कोई खेत को या कोई फील्ड को बार बार उपजाया जाए और उस पर फर्टिलाइजर्स कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको हम जूम एग्रीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज टैग पॉलीमरेज यूज एज ए PCR टेक्निक? क्यों हम टैग पॉलीमरेज को PCR टेक्निक में यूज करते हैं? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया है। तो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? बार बार उसका प्रोडक्शंस करने के लिए और उसका नंबर को बढ़ाने के लिए। मीन्स न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA बनाने के लिए। कि अगर मान लें ये मेरे पास पहला DNA था, इससे क्या किए, उसका डुप्लीकेट बना के 2, 4, 5, 6 नया DNA बना रहे, तो उसी को हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। लास्ट क्वेश्चन पूछता है इस ग्रुप का कि नेम द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो है, गोबर गैस जो हिंदी में बोलते हैं, ये किस किस धातुओं या सामानों से बनते हैं? तो यहाँ पे एक मीथेन होता है, CH4 मीथेन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स होता है और सारे आप लिख सकते हैं। तो आप सिंपली आप 1 या 2 लिख के भी निकल सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ग्रुप P पे चलते हैं। ग्रुप B में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिस पे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट स्टेन्स। स्टेन्स के बारे में आप ब्रीफ में बताइए कि क्या है। स्टेन्स एक तरह का ड्रग्स है दैट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को बनाने को वो इनहिबिट कर देते, रोक देते हैं। कि अगर हमारा बॉडी में क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन है तो उसको रोक देता है। वो एक तरह का ड्रग्स है, इनहिबिट कर देता है। एंड प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ LDC। ठीक है, एंड बाइंडिंग विथ रिसेप्टर इन द लीवर के साथ बाइंड करके काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राइट अबाउट एनी 3 प्रोपोर्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। प्रोपोर्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स में अपने पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ था, ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर प्रजाति इस पॉपुलेशन में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनलिटी, मतलब जन्म लेना। या इस पॉपुलेशन में कब आएगा, जब यहाँ से कब आएगा, जब यहाँ से कोई नया प्रजाति आएगा, दूसरा लिख सकते हैं इमिग्रेशन। और यहाँ से छोड़ के कब जाएगा, जब किसी का डेथ हो जाएगा तब जाएगा। और यहाँ से दूसरा छोड़ के कब जाएगा, जब वहाँ से इमाइग्रेट हो जाए, निकल जाए। तो यही यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स लिखना था, आप कोई भी 3 एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता क्या है, एक्सप्लेन विथ एंजाइम्स के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए, एंड अबाउट द कन्वेंशन ऑफ द नेमिंग दिस एंजाइम्स के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम्स है दैट क्लीव, मतलब काटने का काम करेगा डीएनए को बहुत सारे फ्रेगमेंट में और स्पेसिफिक सीक्वेंस में काटता है, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोलते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कॉमनली क्लासीफाई करता है 3 टाइप्स में, ठीक है। डिफर इन स्ट्रक्चर में रहते हैं, वेयर एज द डीएनए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और रिकॉग्नाइज सीक्वेंस के साथ काम करता है। फिर पूछता है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। आप देख सकते हैं इस तरह का पिरामिड होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है और पिरामिड ऑफ एनर्जी बताइए। तो है कि इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल है, ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर में। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं प्रोड्यूसर है, प्लांट है, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर। ये पिरामिड के फॉर्म में बता दीजिए, इसलिए पिरामिड क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड। और एनर्जी क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा जो एनर्जी के टर्म में ये रहता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, उल्टा नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना आपको कॉन्सेप्ट। और यहीं पे यह लिखा गया तो है व्हाट आर क्रायोप्रोटीन्स। क्रायोप्रोटीन्स क्या है, एंड नेम द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस, वो कौन ऑर्गेनिज्म बनाता है, एंड हाउ डज द एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेनिफिट्स, हमारे लिए क्यों बेनिफिट्स है। तो क्रायोप्रोटीन एक तरह का टॉक्सिक जहरीला क्रिस्टल प्रोटीन है जो कोडेड रहता है किसी के चीज़ के लिए, क्रिस्टल जीन्स के लिए, और जो हमारे विच टॉक्सिक टू सर्टेन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स का टॉक्सिक होता है, मतलब जहरीला बनाता है एनिमल्स का, कीड़ा मकोड़ा को, उसको बोलते हैं क्रायोप्रोटीन्स। और ये कहाँ यूज होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस यानी कि बैक्टीरिया में यूज करता है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, ड्यू टू एल्कलाइन पीएच की वजह से। व्हाट राइट द नोट ऑन द ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। ग्राउंड वाटर डिप्लेशंस कि ज़मीन का जो स्तर है पानी का वो दिन प्रतिदिन कम क्यों होते जा रहा है और इसको हम लोग कैसे वापस ला सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग में वही लिखा गया, आप कैसे कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन, पेड़ लगा के, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब अगर यहाँ आपका छत है तो छत से क्या कीजिएगा कि जो पानी निकलता है उसको क्या कीजिए, गड्ढा में डाल सकते हैं या कुआं में डाल सकते हैं, उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब डिफ्रेंशिएट पूछता है डेट्राइटस और डिकम्पोजर्स में। तो डेट्राइटस क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो डेड ऑर्गेनिज्म में काम करता है, और ये ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, डिकम्पोज, गले सड़े चीज़ों में करता है, ठीक है। दे आर डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, ये डेट्राइटस हो सकता है, स्क्वेंजर्स हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं। एंड बेस्ड ये क्या करता है, ब्रेक डाउन को करता है, ऑरल डाइजेशन खा के करता है, और इसमें क्या होता है ना कि एब्जॉर्ब करके करता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी जाने की कोशिश करते हैं जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर में ये 4 क्वेश्चन होगा, इसमें 5 क्वेश्चन होगा, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन ही अटेंड करना है। तो पहला यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन क्या है, और एक्सप्लेन द बायोमैग्निफिकेशन को आप एक्सप्लेन कीजिए सूटेबल एग्जाम के साथ, और इलस्ट्रेट कीजिए, अपने बात को विस्तार से लिखें। तो आप सिंपली आप देख सकते हैं कि बायो मैग्निफिकेशंस क्या है, एक्युमुलेशन, जमा होना किसका, पार्टिकुलर सब्सटेंस का बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में एट अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल देख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल लिखा गया है। तो एक्सप्लेन करने के लिए याद रखिए, ये वाटर है, प्रोड्यूसर है, जू प्लैंटन्स है, और स्मॉल फिशेस है। तो क्या होता है अगर कोई कीड़ा खा रहा है कि मैग्नीफाइड अगर हम डीडीटी के साथ करें, डीडीटी के साथ करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेवल ऑफ लिखा हुआ है कि हर लेवल में क्या बढ़ते जा रहा है कंसंट्रेशंस। तो वही क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ इंसेक्ट का डीडीटी यूज़ करते हैं, डाइथाइल टेट्राएसिटेट, ठीक है, डाइमिथाइल डाइथाइल टेट्राएसिटेट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डीडीटी के साथ, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इतना भी लिखिएगा तो भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने डायग्राम में सारा चीज़ को इलाबोरेट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जीन थेरेपी क्या है, बताइए। व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व, कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है जीन थेरेपी में। तो जीन थेरेपी क्या है, एक्सपेरिमेंटली टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं जीन को
ट्रीट करने के लिए, अगर कोई बॉडी में कोई डिजीज़ है या उसको मारने के लिए या उसमें हम लोग इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ स्टेप लिखा हुआ है, तो कि सबसे पहले क्या करता है ना, नॉर्मल एलील जीन ले लीजिए कि नॉर्मल एलील जीन इंसर्ट कीजिए रेक्ट्रोवायरस है, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन कीजिए। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं डायग्राम में इंसर्ट किए, हम लोग बायोप्सी किए, बोन मैरो में डाल दिए, तो क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम इसको डिजीजेस को ब्रेक कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिकम्पोजर्स बताइए और कौन कौन सा स्टेप होता है वो डिकम्पोजर्स का डेट्राइटस के केस में यहाँ है। तो सबसे पहले डिकम्पोजर्स क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, होमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो आप यहाँ से छोटा छोटा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, अपने शब्दों में कर सकते हैं, इसलिए हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क करके रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बताइए आप कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट को, जो टूटा हुआ सेगमेंट है उसमें। तो यहाँ पे प्रोसेस को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में आपको डायग्राम से समझते हैं। हम डायग्राम बनाते हैं कि क्या है, ये हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सैंपल है, सैंपल ट्यूब है जहाँ पे करते हैं, और ये यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर है, मान लीजिए बनाया गया है इस तरह, डॉटेड लाइन डॉटेड कर ले, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं और जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ चलते हैं। तो ये क्या होगा, एनोड है, यहाँ कैथोड है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। जब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का लिक्विड को यहाँ डालेंगे, जो बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, यहीं पे फंस जाएगा, और जो छोटा रहेगा वो इधर माइग्रेट कर जाएगा। जो माइग्रेट कर जाएगा वही हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें हुआ है। वो तो यहीं पे लिखा हुआ है कि हम पढ़ देते हैं फिर से कि क्या है कि सबसे पहले आफ्टर कटिंग द डीएनए को काटने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। अब फ्रेगमेंट में टूटेगा तो हमको डीएनए फॉर्म मिल जाएगा। मतलब हम कर सकते हैं कि ये हमारे पास डीएनए है, और डीएनए है, अगर हमको यहाँ से काटना है तो क्या डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे। तो वो क्या कर देगा, डीएनए को दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, दो पार्ट में तोड़ दिया, फिर दूसरा सेपरेट कर दिए, फिर उसको क्या किए, दीज फ्रेगमेंट को हम लोग अलग से अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में डाल दिए। फिर क्या फिर लिखा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है सेपरेट आउट बाय द चार्ज। अभी बताए थे आप, चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है कि आप मूव कर सकें। और माइग्रेट अभी दिखाएं, माइग्रेट अपोजिट डायरेक्शन में, कि यहाँ पे हम दिखाए थे कि किधर से किधर मूव करेगा। यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हल्का रहेगा वो इधर मूव कर देगा, जो भारी रहेगा वो वहीं पे रुक जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज मैट्रिक्स यूज होगा, अगार। ये भी याद रखना है कि अगार जेल यूज़ करते हैं, ताकि उससे हमको पता चल जाएगा कि मेरा जो टेक्निक है वो अच्छे से परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। पॉलीसेकेराइड एक्सटेंड फ्रॉम द सी वेट से करेंगे, और डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट आउट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द साइज। अभी बताएं, जो बड़ा साइज रहेगा उधर रुक जाएगा, जो छोटा साइज होगा नीचे आ जाएगा। प्रोसेस ऑफ अगार जेल से, और सेपरेटेड डीएनए को हम लोग एक्सपोज करके रेडिएशन की सतह से हटा देंगे, फिर हमको डीएनए बैंड हमको मिल जाएगा। वही टेक्निक से हमको इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से इसको हम डीएनए को एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट था इसमें लास्ट क्वेश्चन था कि मैच द फॉलोइंग। हमने डायरेक्टली मैच कर दिया कि माइकोरेजा क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एग्रोबैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। आप पता ही है कि लाइट जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स है, जो HindIII है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, याद रखिएगा। और प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप बायोलॉजी पाठशाला में बने रहिए, बायोलॉजी पाठशाला को देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जल्द ही इसका 3rd पार्ट लॉन्च होगा। थैंक यू।